बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो फिजिक्स के ऊपर है, यूनिट 4 एंड 9th क्लास का टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 3 करना है। आज की वीडियो में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन टार्क एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो टार्क क्या होता है और मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है, आज की वीडियो में मैंने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा इसके जो है वो कुछ और क्वेश्चन भी जो है वो आज की वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास ये दरवाज़ा है। ठीक है, हमारे घरों में भी दरवाज़ा होता है। ठीक है, हर जगह पे दरवाजे जो हैं वो लगे होते हैं। तो हम दरवाज़ों को जब देखते हैं तो हमारे पास देखें यहाँ पे उसका हैंडल लगा होता है दरवाजे का। ठीक है, जिसको हम पुश करते हैं और दरवाज़ा जो है वो ओपन होता है। तो ये देखें, ये जो हमारे पास हैंडल लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या करना होता है, फोर्स अप्लाई करनी होती है दरवाजे को खोलने के लिए या दरवाजे को बंद करने के लिए। ठीक है, तो जिसका दरवाजे का हैंडल होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, हाथ के साथ उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, चाहे हमने उसको बंद करना हो चाहे हमने उसको ओपन करना हो। दोनों केसेस में हम लोग जो है उसको फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये देखें, ये हमारे पास जो ये देखें ये हिंज लगे होते हैं। ठीक है, जो दीवार के साथ इस डोर को जो है वो जिन्होंने किया कि वो होल्ड किया होता है, और इनको जो हम एक्सेस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं, हिंज बोलते हैं या इनको एक्सेस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। इनकी वजह से या इनके इर्द गिर्द ये हमारा जो डोर है वो क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, इनके इर्द गिर्द हमारा जो दरवाज़ा है वो क्या करेगा, मूव करेगा। इनको एक्सेस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं, इनको हिंज भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमने दीवार के साथ जो है वो जो दीवार के साथ लगे होते हैं, जिसके साथ हमने दरवाजे को जो है वो अटैच किया हुआ होता है हमारे। ठीक हो गया। इनको पंजाबी में जो है हम लोग कब्जे भी कहते होते हैं। ठीक है, वो इंग्लिश में हिंज बोलते हैं और फिजिक्स की लैंग्वेज में इनको एक्सेस ऑफ रोटेशन बोलेंगे, जो दीवार और दरवाजे को आपस में जोड़ते हैं और इनके इर्द गिर्द दरवाज़ा जो होता है वो मूव करता है। ठीक हो गया। अभी हमने क्या करना होता है, यहाँ पे हम लोग फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, इस डोर को मूव करने के लिए, और ये डोर है ये मूव करता है इन एक्सेस ऑफ रोटेशन के, इन हिंज के इर्द गिर्द ये दरवाज़ा जो है वो मूव करता है। अब देखें, हमारे पास ये जो पूरे हैं, ये सारे के सारे जो हमारे पास लगे होते हैं, ठीक है, जो हिंज लगे होते हैं हमारे पास, ये क्या करते हैं, जब फोर्स एक्सर्ट की जाती है तो ठीक है, तो इनके अंदर जो है वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। वो टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द हो रहा होता है। ये हमारे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है ना इनका, इसके इर्द गिर्द वो क्या हो रहा होता है, टर्निंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। इस जो ये जो हमने फोर्स लगाई होती है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और वो क्या करता है, इस एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो मूव करवाता है बॉडी को। अच्छा, तो इसके बाद होता है क्या है, देखें, अब जो दरवाज़ा हम बंद करते हैं या ओपन करते हैं वो इस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की वजह से जो है वो हो रहा होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फोर्स लगाई, इस फोर्स की वजह से इन हिंज जो होते हैं इनके ऊपर, ठीक है, इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के ऊपर जो है वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, फोर्स टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। उस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की वजह से ये दरवाज़ा क्या करता है, या ओपन होता है या क्लोज होता है। ठीक है, इस फोर्स की वजह से इस एरिया में क्या हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। उस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की वजह से ये दरवाज़ा क्या करता है, या ओपन होता है या क्लोज होता है। ये जो हमारे पास टर्निंग इफेक्ट आया है फोर्स का, ठीक है, इसको बोलते हैं टार्क या इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स उसको क्या बोलते हैं, टार्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स। जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द मूव करती है, उसको क्या बोलते हैं, टार्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं इसको। तो अब देखिए, हमारे पास इसकी जो है वो टाइप्स में पहला रिजिड बॉडी है हमारे पास। ठीक है, रिजिड बॉडी क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक बॉडी है हमारे पास, इसके अंदर ये सारे के सारे क्या हैं, इसके पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं। जब पार्टिकल्स बहुत क्लोज होती हैं तो इसका मतलब है कि जब इनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट की जाती है, फोर्स जब हम इनके ऊपर लगाते हैं, तो इनके अंदर जो पार्टिकल अब क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है, हेल्ड टुगेदर हुए हुए हैं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा जो है वो पार्टिकल्स का कम है, तो अब जब इनके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो डिस्टेंस पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से क्या होगा कि बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर जो है वो बरकरार रहेगी, इवन हम उनके ऊपर फोर्स लगाएंगे तब भी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो इस तरह की जो बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी, जिसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट की जाती है, फोर्स एक्सर्ट करने के बावजूद भी वो अपनी ओरिजिनल शेप जो है वो बरकरार रखती है, मेंटेन रखती है, उसको क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी उसको जो है वो बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कॉन्सेप्ट आता है सेकंड नंबर पे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब देखिए, हमारे पास ये जो है, ये जो हमारे पास है, ये हैंडल जो है दरवाजे का, इसके ऊपर हम जब फोर्स एक्सर्ट करते हैं इस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन है अंदर वाली साइड पे, अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, दरवाजे को फॉर एग्जांपल अंदर वाली रूम वाली साइड पे इसको ओपन करना है मैंने, तो इस डायरेक्शन में मैंने क्या किया है, फोर्स अप्लाई की है। ठीक है, ये फोर्स है हमारी, इस फोर्स की ही डायरेक्शन में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होता है।
आप ये कह लें कि जिस डायरेक्शन में हमारी फोर्स लग रही है, ठीक है, उसी उसी की लाइन के अंदर जो है हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब क्योंकि फोर्स मेरी इस डायरेक्शन में लग रही है अंदर वाली साइड पे, तो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा वो हमारा हाथ होगा, ठीक है, हमारे दरवाजे का लॉक से लेकर हमारी जो बॉडी है उसके दरमियान में हमारा जो आर्म होगा, ठीक है, वो क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा। अब देखें तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन में आप लिखेंगे अ लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब एक ऐसी लाइन जिसके साथ जो है वो फोर्स एक्ट कर रही है, जिस लाइन के अंदर फोर्स एक्ट कर रही होती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब क्योंकि हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है अंदर वाली साइड की डायरेक्शन में, तो ये पूरी जो लाइन है अंदर वाली दरवाजे के अंदर वाली साइड और आपके जो पूरा बाजू है ये सारी की सारी क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है मूवमेंट आर्म, ठीक है। मूवमेंट आर्म में देखें ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमारे एक्सेस ऑफ रोटेशन था ना जो हिंज थे हमारे पास, इसके दरमियान में और ये जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, ये मूवमेंट आर्म कहलाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट आर्म बोलते हैं और इसको एल से डिनोट करते हैं। मूवमेंट आर्म बेसिकली डिस्टेंस होता है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और आपका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन होता है उसके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं मूवमेंट आर्म। मतलब आपके जो हिंज होते हैं, ठीक है, आपके वो जो कब्जे लगे होते हैं वहाँ से लेकर आपके जो डोर का जो लॉक होता है, हैंडल होता है सॉरी, वहाँ तक जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट आर्म बोलते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म डिनोटेड विद एल। ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब आपकी फोर्स जो है ना वो, क्योंकि ये अभी मैंने ऐसे बनाया ना, लेकिन 3D में इसकी फोर्स की अंदर की तरफ फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, लेकिन ये मूवमेंट आर की डायरेक्शन है वो इस एक्सेस से आपकी फोर्स के दरमियान, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ना, तो ये आपका मूवमेंट आर्म है। तो आपने लिखना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सेस ऑफ रोटेशन, इस एक्सेस ऑफ रोटेशन और इस लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये वाला, उसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट आर्म बोलते हैं और इसको कैपिटल एल से जो है वो डिनोट करते हैं, लिखते हैं इसको। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आता है कि टार्क। अब टार्क क्या है, उसको हमने क्या उसको डिफाइन करना है, उसको अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इक्वल टू हमारे पास होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। जितनी ज़्यादा आप फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा जो है वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा। अगर ये डिस्टेंस आप कम कर देंगे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो आप नोट करेंगे कि ये दरवाज़ा बहुत मुश्किल से आप ओपन कर सकेंगे अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे तो आपको फील होगा कि आपने कम फोर्स लगाई है और दरवाज़ा जो है वो ईजिली ओपन हो गया। इवन आप अपनी फिंगर से भी उसको ओपन कर सकते हैं अगर आप जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो एक्सेस से दूर होते जाएंगे। तो टार्क बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एक होती है फोर्स जो आपने एक्सर्ट करनी होती है, दूसरा आपका मूवमेंट आर्म होता है जो एक्सेस ऑफ रोटेशन से आपका जो हैंडल होता है दरवाजे का वहाँ तक जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको मूवमेंट ऑफ आर्म बोलते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ों के ऊपर जो है वो टार्क हमारा डिपेंड कर रहा होता है। तो टार्क को देखें, हमारे पास इस तरह का एक जो हमारे पास ग्रीक वर्ड है टी, इसको इससे डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू हमारे पास फोर्स एफ होती है और मूवमेंट आर को मैंने आपको बोला कि इसको कैपिटल एल से लिखते हैं। तो ऐसा यूनिट जो टार्क का बन गया वो हमारे पास न्यूटन मीटर बन गया, ठीक है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, मूवमेंट आर्म क्योंकि वो लेंथ है इसकी यूनिट होती है मीटर, तो जो टार्क की यूनिट बन जाएगी हमारे पास वो होगी न्यूटन मीटर, इसकी ऐसा यूनिट होगी। तो देखें जितनी ज़्यादा फोर्स आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, जितनी ज़्यादा फोर्स आप हैंडल के ऊपर अप्लाई करेंगे इतना ही ज़्यादा क्या होगा, टार्क जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा जितना ज़्यादा मूवमेंट आर्म होगा, मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा बिटवीन एक्सेस ऑफ रोटेशन, आपके कब्जे, आपके हिंज के और आपके डोर के हैंडल के दरमियान में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा मूवमेंट आर्म होगा, उतना ही ज़्यादा आपका टार्क प्रोड्यूस होगा और उतने ही ईजिली आप उस बॉडी या ऑब्जेक्ट को क्या कर सकेंगे, मूव कर सकेंगे। ठीक हो गया। तो ये सारा कॉन्सेप्ट टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट आर्म के अंदर जो है वो आपने इस तरीके से इसको जो है वो लिखना है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट एक एग्जांपल आती है 4.3, इसको देख लेते हैं। उसमें वो कह रहा है मैकेनिक टाइटन्स द नट ऑफ ए बाइसिकल यूजिंग अ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, फाइंड द टार्क दैट हैज टाइटन इट। मतलब वो कह रहा है कि एक मैकेनिक है, उसके पास क्या है, वो स्पैनर है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और वो क्या कर रहा है, 200 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो आप बताएं कि कितना टार्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो बड़ा आसान सा है। इसका सोल्यूशन में गिवन डाटा में देखे, सबसे पहले उसने हमको जो है वो एल दे दिया, मतलब हमको लेंथ दे दी है स्पैनर की, मूवमेंट आर्म दे दी उसने हमको, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर। जब इसको डिवाइड अभी 100 करेंगे तो 0.15 मीटर आता है। आपने पहले इसको मीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, आपने मीटर में कन्वर्ट करना है डिवाइड अभी 100 करके। इसके बाद देखें तो हमारे पास फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो कितनी है, 200 न्यूटन। इसके अलावा हमने जो है वो टार्क फाइंड करना है, तो टार्क इज इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन मार्क आप लिखेंगे, सिंस वी नो टार्क इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय एल। तो टार्क इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 200 मल्टीप्लाई बाय 0.15, तो टार्क इज इक्वल टू आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर। ये इसका क्या है, आंसर है। बहुत आसान है ये वाला।
ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें है कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स जो है वो क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। अभी हमने देखा टार्क और मूवमेंट आर्म जो हमने देखा, ठीक है। अभी आया प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स जो है वो क्या होता है, ये भी आसान सा टॉपिक है। ये देखें, ये हमारे पास आपने अक्सर पार्ट्स में देखा होगा, ये जो शीशा हमारे पास होता है, ठीक है, जिसके ऊपर एक साइड पे एक बच्चा बैठता है, दूसरी साइड पे दूसरा बच्चा बैठता है और वो ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ वो झूले ले रहे होते हैं। बड़ा ये कॉमन आपको पार्क्स में जो है वो नॉर्मली जो है वो मिलते हैं। अब देखें हमारे पास ये शीशा है एक, इसमें ये इधर एक लड़का बच्चा कह लें आप खड़ा है उसके ऊपर या बैठा हुआ है उसके ऊपर। ये मिस्टर ए है, इसका जो मैस है वो 75 किलोग्राम इसका, फॉर एग्जांपल लड़का ही आप कह लें कि मोटा दादा से कोई होगा। इसका कितना जो है, इसका वजन कितना है, 75 किलोग्राम इसका जो है वो मैस है, ठीक है। ये दूसरी तरफ एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, मिस्टर बी, इसका 45 किलोग्राम जो है वो इसका वजन है, ठीक हो गया। अब देखना हमने यहाँ पे क्या चीज़ और होता है, ये जो आपको सेंटर नज़र आ रहा है ना, जहाँ पे ये दोनों का जो मिडल होता है, जहाँ पे ये अटैच किए हुआ हमने, ये जो इसकी नुक्कड़ होती है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा पिवोट पॉइंट होता है या इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है, मिस्टर ए से लेकर इस पिवोट पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए का वो कितना है, वो हमारे पास 2 मीटर है डिस्टेंस, ठीक है। और जो डिस्टेंस बिटवीन पिवोट पॉइंट और मिस्टर बी के दरमियान में डिस्टेंस है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 मीटर। दोनों सेम डिस्टेंस के ऊपर अभी हमने जो है वो दोनों को खड़ा किया हुआ है या बिठाया हुआ है इन दोनों को, ठीक है। अब मिस्टर ए का जो वजन है वो 75 किलोग्राम है, मिस्टर बी जो है 45 किलोग्राम है। डिस्टेंस पिवोट पॉइंट का इन दोनों से जो है वो सेम है। अभी हमने देखना है कि क्या होगा। अभी देखें, जो हमारा मिस्टर ए है, इसकी फोर्स जो है, इसका जो वेट है वो क्या कर रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, ठीक है। तो जो फोर्स इस केस में हमारे पास बनेगी वो इज इक्वल टू होगा वेट इसका, ठीक है, वो होता है mg। वेट क्या होता है, इज इक्वल टू mg होता है हमारे पास, क्योंकि इस केस में फोर्स जो है वो हमारा वेट जो है वो एक्ट कर रही है एज ए फोर्स। तो देखिए हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगी 75 मल्टीप्लाई बाय 10, जी होता है हमारे पास 10, तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 750 न्यूटन। तो जो फोर्स मिस्टर ए एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड, वो कितनी है, 750 न्यूटन। अब इसका टार्क हम कैसे फाइंड करेंगे, वो इक्वल टू होता है 750 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो है वो हमारे पास टार्क होता है। तो 750 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1500 न्यूटन मीटर। इसका मतलब है कि जो मिस्टर ए है वो कितना टार्क प्रोड्यूस कर रहा है, 1500 न्यूटन मीटर टार्क प्रोड्यूस कर रहा है। और किस डायरेक्शन में वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो आपका जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब जो मिस्टर बी है, इसकी जो फोर्स है वो भी इसका जो है वो वेट होगा, वो इक्वल टू क्या होती है, mg। तो फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 10 और इज इक्वल टू आ जाएगा 450 न्यूटन। इसका मतलब है जो मिस्टर बी है, ठीक है, वो कितनी फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो 450 न्यूटन की फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर रहा है, बेसिकली उसका जो वेट है डाउनवर्ड। अब उसका टार्क देखें मिस्टर बी वाली साइड का, तो वो हमारे पास आएगा 450 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 900 न्यूटन मीटर। अब देखिए हमारे पास जो मिस्टर ए है वो कितना टार्क प्रोड्यूस कर रहा है, 1500 न्यूटन मीटर, और जो मिस्टर बी है उसके केस में 900 न्यूटन मीटर टार्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब जो मिस्टर ए है, ठीक है, वो उसकी डायरेक्शन क्या है, वो इस डायरेक्शन में इसको शीशा को मूव करवा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ मूव करवा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव करवा रहा है। ये जो है इसका टार्क इस समत में है, लेकिन इसका टार्क जो है वो क्या है, कम है। तो अब होगा क्या, टार्क कम होने की वजह से हमारे पास इस डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि ये जो है, ठीक है, ये जो है इसका टार्क ज़्यादा है इस डायरेक्शन में, इसका टार्क जो है वो कम है। तो ये टार्क क्या करेगा, हैवी हो जाएगा इस टार्क के ऊपर, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जिस डायरेक्शन में टार्क ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में बॉडी ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है, क्योंकि इसका टार्क अभी कम है। तो ये इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, क्योंकि इसकी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है, बेसिकली इसकी भी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, इसकी भी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, लेकिन इसकी फोर्स ज़्यादा होने की वजह से टार्क ज़्यादा है, इसलिए ये बॉडी क्या करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ना कि इधर से इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये कौन सी मूवमेंट करेगी, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का हमने बैलेंस करना है, ठीक है, इन दोनों का टार्क जो हमने बैलेंस करना है, ताकि इनकी जो मूवमेंट है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ये देखें, इनको जीरो करने के लिए हमारे पास मिस्टर ए का वही 75 किलोग्राम है और मिस्टर बी का 45 किलोग्राम है। अब मैंने क्या किया है, जो मिस्टर ए है इसका मैंने डिस्टेंस कम कर दिया। मैंने आपको कहा ना कि अगर आप डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा करेंगे तो टार्क ज़्यादा होगा, डिस्टेंस कम करेंगे तो टार्क जो है वो कम हो जाएगा। इस तरह फोर्स ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास टार्क ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स कम करेंगे तो हमारे पास टार्क कम हो जाएगा। अब मैंने टार्क कम करना है मिस्टर ए का, इनको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इनको बैलेंस करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको जो है वो क्या करूँ, इसका डिस्टेंस ज़्यादा कर दूँ, या इसका जो है वो मैं
डिस्टेंस कम कर दूँ। तो मैंने क्या किया, इसका डिस्टेंस कम कर दिया। अब ये देखें डिस्टेंस जो है मिस्टर बी का पिवोट पॉइंट से वो सेम है, हमारे पास कितना है 2 मीटर है। अब मैंने डिस्टेंस जो है वो मिस्टर ए का कितना कर दिया है, सिर्फ 1.2 मीटर कर दिया, मतलब उसको मैंने 2 मीटर डिस्टेंस से उठाकर 1.2 मीटर के ऊपर आकर बिठा दिए। पिवोट पॉइंट पे एक्सेल ऑफ रोटेशन जो है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसको मैंने करीब कर दिया। अभी क्या होगा, अभी आपने देखना है, इसकी फोर्स वही एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, वो इसका क्या है वेट, वो इज इक्वल टू होगा mg, वो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वही 75 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 750 न्यूटन। फोर्स दोनों केसेस में अब सेम रहेगी, मैंने जस्ट जो है वो इसका मूवमेंट आर्म जो है, जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या किया, चेंज किया। तो टार्क इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 750 मल्टीप्लाई बाय 1.2, अब डिस्टेंस 1.2 है तो मेरे पास टार्क आएगा 900 न्यूटन मीटर। अब मिस्टर बी का देखें, इसका भी वही वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, फोर्स इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसकी फोर्स इज इक्वल टू आ गई 450 न्यूटन। अब इसका टार्क हमारे पास देखें तो वो क्या होता है 450 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू हमारे पास 900 न्यूटन मीटर। अब देखें तो दोनों तरफ टार्क सेम है, ठीक है, दोनों का टार्क क्या है हमारे पास सेम है, एंटी क्लॉकवाइज और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं वो दोनों क्या हैं, सेम है, ठीक है। जो अपोजिट फोर्सेज हैं वो क्या हमारे पास सेम लग रही हैं हमारे पास। इसका मतलब है कि जितना टार्क अब मिस्टर ए लगा रहा है उतनी टार्क मिस्टर बी भी लगा रहा है। तो अब इस केस में देखिए हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है, ठीक है, वो इक्वल टू हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट। मतलब जितनी ये मूवमेंट नीचे की तरफ लगा रहा है, ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, इतने ही ये टार्क नीचे की तरफ प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या कर रहा है क्लॉकवाइज। अब दोनों इक्वल है, इसका जो है एंटी क्लॉकवाइज 900 न्यूटन मीटर है, इसका क्लॉकवाइज जो है वो भी 900 न्यूटन मीटर। अब ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों के हमारे पास सेम है। जब इस तरह का सिनेरियो आ जाता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट होता है वो क्या डिफाइन करता है, वो क्या बोलता है, वो क्या स्टेट करता है, वो कहता है अ body is balanced if the sum of clockwise movements acting on a body is equal to the sum of anti-clockwise movement acting on it। मतलब जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों बैलेंस हो जाएंगी तो वो कौन सी स्टेट में होगा, वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की स्टेट में होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की समझ आई, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स बेसिकली वो पोजीशन होती है, वो स्टेट ऑफ होती है मोशन जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स, दोनों बॉडीज का जो है वो टार्क इक्वल आ जाता है। फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। जब दोनों मूवमेंट्स बैलेंस हो जाएं तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। मतलब एक ऐसा मूवमेंट आता है, एक ऐसी स्टेट आती है जहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती है। इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। क्लियर हो गया। तो इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इसको हम या डिस्टेंस को ऊपर नीचे करके चेंज कर सकते हैं या हम फोर्स को ऊपर नीचे करके चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में अब मैं फोर्स को ऊपर नीचे नहीं कर सकता था, क्योंकि उनका जो मेरे पास जो मैस है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ग्रेविटी की वैल्यू भी फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो मैं क्या कर सकता था, मैं डिस्टेंस को जो है वो चेंज कर सकता था, इसका डिस्टेंस कम या इसका डिस्टेंस जो है वो मैं ज़्यादा करके तो कर सकता था। तो मैंने इसका डिस्टेंस कम किया तो मेरे पास दोनों टार्क जो है वो इक्वल आ गए। जब दोनों टार्क इक्वल आ गया तो इसका मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये मेरे पास कौन सी स्टेट है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की जो है वो स्टेट है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए हमारे पास एग्जांपल 4.4 है, इसमें वो कह रहा है, ये देखिए हमारे पास एक मीटर रॉड है और वो सपोर्टेड है विद मिडल पॉइंट ओ, और उसका देखें जिस तरह इस फिगर में उसने दिया हुआ है। अब देखें हमारे पास जो वेट है ब्लॉक का 10 न्यूटन है पॉइंट बी के ऊपर, और वो 40 सेंटीमीटर है ओ से। इसके अलावा जो हमारे पास पॉइंट ए के ऊपर ब्लॉक है, ठीक है, उसका हमने वेट फाइंड करना है और वो 25 सेंटीमीटर है ओ से। अब देखें हमारे पास सोल्यूशन में सबसे पहले उसने बी हमको दिया हुआ है, बी उसने कितना दिया 10 न्यूटन, वेट W2 उसने हमको दिया हुआ इक्वल टू कितना हमारे पास 10 न्यूटन उसने वेट हमको दिया। ठीक है, बेसिकली उसने हमको ग्रेविटी की वैल्यू सारा कुछ मिला के दे दिया। तो वेट ऑफ ब्लॉक देखें, द ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट पॉइंट बी। ये पॉइंट बी के ऊपर ये वेट हमारे पास जो है ना वो सस्पेंडेड है, जिसको W2 का उसने नाम दिया, और वो उसने कहा हमारे पास 10 न्यूटन। तो W2 इज इक्वल टू हमारे पास है 10 न्यूटन। अब ये डिस्टेंस जो है ये वाला ओ से बी का, ये उसने दिया हुआ हमको कितना है, वो हमारे पास L2 होगी, लेंथ 2 होगी, वो 40 सेंटीमीटर है। तो 40 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.4 मीटर आता है। ये देखो उसने 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ से उसने दी हुई, इस ओ से बी का जो डिस्टेंस है उसने 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये जो ब्लॉक ई है इसका जो वेट है W1, वो उसने क्या कहा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन मार्क, उसने पूछा हुआ है हमसे, फाइंड द वेट ऑफ ब्लॉक दैट बैलेंसेज इट एट पॉइंट ए। ये पॉइंट ए के ऊपर जो वेट है जो इसको बैलेंस कर रहा है उसका उसने क्या कहा है, आपने वेट फाइंड करना है, और डिस्टेंस उसने बता दिया 25 सेंटीमीटर इन दोनों के दरमियान में। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये कितना है हमारे पास, इसको L1 बोलेंगे, और ये 25 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.25 मीटर आ जाएगा। अब देखें हमको मालूम है एज पर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होती हैं वो इक्वल टू होती हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। मतलब जितनी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा करेगा, जो हमारा वेट ए है वो करेगा, और क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन करेगा, जो हमारा वेट
टू है W2 है वो करेगा। ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, दोनों का टार्क बेसिकली इक्वल होगा। तो देखिए हमारे पास W1 मल्टीप्लाई बाय L1 इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा W2 मल्टीप्लाई बाय L2, मतलब दोनों का टार्क ऑफ ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू हमारे पास होगा टार्क ऑफ ऑब्जेक्ट बी। तो देखिए हमारे पास W1 हमने फाइंड करना है, तो W1 मल्टीप्लाई L1 हमारे पास 0.25 इज इक्वल टू W2 हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4, L2 0.4 है। तो देखिए W1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 0.25। अब 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आंसर आता है, और ये 0.2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब 4 डिवाइडेड बाई 0.25 करेंगे तो हमारे पास जो W1 है वो इक्वल टू कितना आता है 16 न्यूटन आता है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है इसका आंसर है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए के ऊपर जो W1 है इसका वेट कितना है हमारे पास 16 न्यूटन है, और इसका हमारे पास वेट उसने ऑलरेडी दिया हुआ था 10 न्यूटन। तो इस तरीके से आपने इसको जो है वो फाइंड करना है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।